एनाटॉमिकल पोर्शन है, फिजियोलॉजिकल पोर्शन है, देन उसकी मेडिकल सर्जिकल वाले पोर्शन है। एक एक करके सिस्टम वाइज जो है हमें डील करना है। जो एमसीक्यू आपसे नहीं बनी या गलत हो गई उसको आप मिस्टेक बुक में नोट डाउन कीजिए। थ्योरी तक हमें सीमित नहीं रहना है, उस थ्योरी की जो एक्चुअल है हमें अप्लाई भी करना है पेशेंट की रियल सिचुएशन पे। जब भी आप नर्सिंग सब्जेक्ट की तैयारी करें तो साथ साथ नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट पर उतना ही फोकस करें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की क्लास में नॉर्सेट के लिए हमारे पास क्या मास्टर प्लान होनी चाहिए जिससे वह स्ट्रेटेजी को फॉलो कर कर जीरो से एडवांस लेवल तक हम नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए अच्छे तैयारी कर सके और नॉर्सेट एग्ज़ाम को एक ही बार में हम क्रैक कर सके। इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों पे एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छे प्रकार से समझ होनी चाहिए। जब भी हम नॉर्सेट एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात हमें नॉर्सेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम जो होता है वह कितने स्टेज में परफॉर्म किया जाता है? तो बिल्कुल आप सभी का आंसर आ रहा होगा कि सर नॉर्सेट का एग्ज़ाम जो है वह 2 स्टेज में परफॉर्म किया जाता है। बात करें पहला स्टेज का नाम है डेट इज प्रीलिम्स एंड सेकंड स्टेज डेट इज मेंस। बात करें प्रीलिम्स में तो प्रीलिम्स में नर्सिंग सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वह 80% होता है और बात करें नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का तो वह होता है कितना परसेंट? 20%। तो कुल मिला के प्रीलिम्स में नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का अपने आप में बहुत ही खास रोल है। अगर हकीकत में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नॉन नर्सिंग 20% है और यही नॉन नर्सिंग जो है सही प्रकार से रैंक डिसाइड करती है। होता क्या है, नर्सिंग वाले स्टूडेंट इस वाले पोर्शन को स्किप कर देते हैं, लेकिन हकीकत में आपको सिलेक्शन चाहिए तो नॉन नर्सिंग को भी साथ में लेकर चलना होगा। लेकिन बात करें मेंस में तो मेंस वाले जो स्टेज होती है, मेंस वाले स्टेज आप कब देंगे? जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद मेंस देंगे और मेंस में जो है बात करें केवल और केवल नर्सिंग सब्जेक्ट होती है। अब बात करें मेंस में नर्सिंग सब्जेक्ट होती है और बात करें प्रीलिम्स में नर्सिंग और नॉन नर्सिंग होती है। सर क्या यह इसका माध्यम क्या है सर? सीबीटी बेसिस पे होता है या बात करें ऑफलाइन बेसिस पे होता है? तो यह जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब केवल और केवल ऑनलाइन होता है। तो इस बात से अवगत हो गए कि नॉर्सेट एग्जाम जो है वह 2 स्टेज में होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े कि सर प्रीलिम्स की क्या पैटर्न रहने वाली है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि प्रीलिम्स का टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? तो सभी को शायद जानकारी होना भी चाहिए। वह जो होता है वह 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? तो वह होता है 100 एमसीक्यू। बात करें सर ड्यूरेशन कितना देता है? बिल्कुल, तो ड्यूरेशन जो होता है वह 90 मिनट्स का होता है, मतलब 90 मिनट में आपको 100 एमसीक्यू को सॉल्व करना है। रही बात निगेटिव मार्किंग क्या सर होती है? बिल्कुल, निगेटिव मार्किंग नॉर्सेट में तो भैया कन्फर्म है। तो 1/3 जो है वह नेगेटिव मार्किंग रहती है नॉर्सेट में प्रीलिम्स में। हालांकि मेंस जो देखे तो मेंस में भी 1/3 ही रहती है। लेकिन बात करें सेक्शन, तो जितने भी ये 100 क्वेश्चन है यह सेक्शन वाइज डिवाइडेड होती है। तो सर टोटल कितने सेक्शन में होती है? तो यह जो है 5 सेक्शन में होती है। याद रखें यह जो है 5 सेक्शन में होती है और एवरी सेक्शन में जो है टोटल कितना क्वेश्चन होगा? बिल्कुल, यह जो होगा 20 क्वेश्चन, 20 एमसीक्यू जो है एवरी सेक्शन में होगा। बात करें एवरी सेक्शन के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? तो एवरी सेक्शन के लिए टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है और वह होता है 18 मिनट्स। तो 18 मिनट्स का पर सेक्शन वाइज आपके पास टाइम रहेगा और एवरी सेक्शन में टोटल 20 एमसीक्यू रहेगा। बात करें कि प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस क्या क्या रहने वाली है। तो इससे पहले आप समझ पा रहे होंगे कि 80% मैंने बताया था कि नर्सिंग का रहने वाला है और 20% जो है नॉन नर्सिंग का रहने वाला है। अब 80% में नर्सिंग रहेगा तो सर मेजर जो वेटेज रहेगा वह किसका रहेगा? तो याद रखें एमएसएन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग,
चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और जो भी माइनर सब्जेक्ट हैं उससे भी ऐसा दिखा गया है कि क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल मिला के यह जो जितने भी नर्सिंग सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट जो है अपने आप में प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। लेकिन आपकी रैंक जो डिसाइड करने वाली है प्रीलिम्स में, तो वह जो है नॉन नर्सिंग जो 20% पोर्शन होता है। सर इसमें क्या क्या बात करें सब्जेक्ट रहता है, नॉन नर्सिंग में क्या क्या रहता है टॉपिक्स, तो इसमें जो है रीजनिंग पे आपको कमांड होना चाहिए, जीके पे होना चाहिए, एप्टीट्यूड पे होना चाहिए और इंग्लिश पे होना चाहिए। मान के चलिए आपके पास भले ही इसके बारे में अच्छी कमांड है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोर अगर इस सेट पर जा रहे हैं तो आपकी रैंक जो है बहुत हद तक पीछे हो जाएगी। तो बेटर होगा जब भी आप नर्सिंग सब्जेक्ट की तैयारी करें तो साथ साथ नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट पर उतना ही फोकस करें। अब बात करें प्रीलिम्स के बाद मेंस की, तो मेंस में सर क्या पैटर्न रहने वाली है, तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि बताइए टोटल कितने मार्क्स का मेंस का एग्जाम होता है। तो बिल्कुल आप सभी साथी का आंसर आ रहा होगा कि सर टोटल यह जो होता है 160 मार्क्स का होता है। अच्छा टाइम ड्यूरेशन बात करें, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कितना रहता है, तो क्वेश्चन जो है वो भी 160 रहता है। बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन जो है वह 180 मिनट्स होता है। क्या सर इसमें निगेटिव मार्किंग है? जैसा मैंने पहले बताया था कि चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सभी में 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है और यही 1/3 निगेटिव मार्किंग जो है बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को ले डूबता है। तो हमें निगेटिव मार्किंग पे कमांड होना चाहिए, वह कैसे कमांड करे तो आने वाले समय में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बात करें सर क्या यह जो मेंस का पैटर्न होता है क्या वो भी सेक्शन वाइज होता है? बिल्कुल। तो सर इसमें टोटल कितने सेक्शन में होता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह जो होता है टोटल 4 सेक्शन में होता है। एवरी सेक्शन में टोटल कितना क्वेश्चन या एमसीक्यू होगा, तो एवरी सेक्शन में 40 एमसीक्यू होगा। सर एक सेक्शन के लिए हमें टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है, तो एक सेक्शन के लिए या प्रत्येक सेक्शन के लिए आपके पास 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। तो शायद इस बात से अवगत हो गए, तो 160 मार्क्स का मेंस होता है। क्वेश्चन बात करें तो 160 रहता है। सर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 180 रहता है। निगेटिव की बात करें तो 1/3 मार्क्स रहती है और सेक्शन की बात करें तो टोटल 4 सेक्शन होती है और 4 सेक्शन में जो है 40, प्रत्येक सेक्शन में 40 एमसीक्यू होता है और प्रत्येक सेक्शन के लिए कितना मिनट्स का टाइम होता है, 45 मिनट्स का टाइम होता है। याद रखिए ये जितने भी क्वेश्चन होगा केवल और केवल नर्सिंग सब्जेक्ट से होगी, मतलब नॉन नर्सिंग यहाँ पर नहीं होती है, नर्सिंग की सब्जेक्ट की होगी। लेकिन सर किस टाइप का क्वेश्चन आता है मेंस में, तो ऐसा दिखा गया है कि मेंस एग्जाम में क्लिनिकल सिनेरियो टाइप की क्वेश्चन आएगी, मतलब पेशेंट की केसेज आपके सामने हैं और उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो क्लिनिकल सिनेरियो की वाली क्वेश्चन आती है, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन आती है और नर्सिंग इंटरवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आती है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन पे आपको कमांड करना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स को हमें बहुत याद रखना है जब हम नॉर्सिट एग्जाम के बारे में तैयारी करने के लिए सोचते हैं तभी। क्या रिसोर्सेज या नोट्स, याद रखें रिसोर्सेज या नोट्स जो है कहीं एक जगह से होनी चाहिए, मल्टीपल जगह से नहीं होनी चाहिए, हमें एक जगह से होनी चाहिए। इसके लिए पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला की जितने भी फैकल्टी की टीम है आपके लिए विभिन्न प्रकार की रिसोर्सेज से एक बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा है। तो अगर आप नॉर्सेट के बारे में सोच रहे हैं तो नॉर्सेट के लिए एक नए बैच जिसका नाम है बिल्कुल नेक्टेंगल रेगुलर 11, नॉर्सेट 11 के लिए एक नया बैच आया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज या नोट्स जो है किसी एक जगह से होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बुक है, बहुत सारे बुक में से ही हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा कन्फ्यूजन पैदा होगा। लेकिन बात करें प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली, सेकंड पॉइंट जो है प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली, भैया डेली का डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जरूरत है, लेकिन कब, जब आप थ्योरी पे अच्छे प्रकार से कमांड कर रहे हैं। अगर थ्योरी बिना पढ़े आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझिए यह जो है आपके लिए यह जो है पूरी तरीके से वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है करने की। तो हमें प्रैक्टिस करने से पहले
उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में थ्योरी हमें अच्छे प्रकार से कमांड होनी चाहिए। रही बात रिवीजन, मान के चलिए आप जो थ्योरी पढ़ते हैं या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसकी रिवीजन जो है सेम डे भी होनी चाहिए। अब क्या होता है, सेम डे तो हम रिवीजन कर लिए, इसके बाद हम भूल जाते हैं कि भैया उसको पलट के भी देखना है। नहीं, सेम डे रिवीजन के बाद रिवीजन का जो सर्कल होता है वह 7th डे पे भी आपका सेम होना चाहिए, देन जो है 21st डे पे भी होना चाहिए। अगर आप जब तक बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो है आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करके नहीं रख सकते हैं। अब बात करें सर, हम क्या जब पढ़ाई करें तो क्या हम कुछ और अदर तरीका भी अपनाएं? बिल्कुल, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो फ्लो चार्ट का प्रयोग जरूर करें, शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि वह नोट्स जो है आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब लास्ट इज मिस्टेक बुक। देखिए, मिस्टेक बुक जो है बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब होता क्या है, मान के चलिए हमें कोई सब्जेक्ट, मान के चलिए मेडिकल सर्जिकल का एंडोक्राइन सिस्टम ले लिया। एंडोक्राइन सिस्टम की हमें थ्योरी पर अच्छे प्रकार से कमांड है। अच्छे प्रकार से कमांड होने के बाद हम एमसीक्यू लगाने जाते हैं और पता चला कि एमसीक्यू हमसे गलत हो रही है या नहीं बनी, कुछ एमसीक्यू गलत हो गई या नहीं बनी। तो जो क्वेश्चन मतलब जो एमसीक्यू आपसे नहीं बनी या गलत हो गई उसको आप मिस्टेक बुक में नोट डाउन कीजिए। अब मिस्टेक बुक को बार बार रिवीजन कीजिए। हो सकता है नेक्स्ट बार आप फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो जो मिस्टेक बुक में आपकी जो क्वेश्चन थी वह क्वेश्चन जो है पुनः सही हो जाए, और इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी, ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी जो है वह इम्प्रूव हो जाएगी। और जब तक आपकी एक्यूरेसी अच्छे प्रकार से नहीं होगी तब तक आप नॉर्सेट एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सभी के पास 24 आवर्स है एक दिन में, और वही 24 आवर्स में आजकल हार्ड वर्क की ज़माना नहीं है, आजकल स्मार्ट वर्क की ज़माना है। हमें कुछ अलग क्या करना चाहिए, और वह अलग जो है वही है कि आप अपने कमजोरी को, आप अपने वीकनेस को जो है पकड़ के चलते हैं। अगर आप अपने वीकनेस को पकड़ के चल रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी सिलेक्शन श्योर है। अगर आप अपने वीकनेस या कमजोरी को जो है पकड़ के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं यही जो है आपके एग्जाम में फेल्योर का कारण बन सकता है। तो जो भी गलती हो तो उसे हमें, बिल्कुल गलती हो उसे हमें इग्नोर नहीं करना है, उस गलती से हमें सीखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ, वैसे मैं आप सभी के साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग डील करूंगा। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को में जो है नॉर्सेट के लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए, यही जो है अदर सब्जेक्ट पे भी आप लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जीरो स्टूडेंट है, मान के चलिए किस जिसके पास अभी नॉर्सेट की मतलब कोई भी जानकारी नहीं है, अभी वह नॉर्सेट एग्जाम के लिए तैयारी की शुरुआत करना चाहता है। तो सबसे पहली बात, उस स्टूडेंट को अपनी फाउंडेशन लेवल पर पकड़ बनानी चाहिए। तो पहला जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन लेवल जो है जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए है, जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए है, के लिए सर फाउंडेशन में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो आप मान के चलिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को डील करने जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को डील करने से पहले अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले पोर्शन पर पकड़ नहीं है तो ये मान के चलिए आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन में जो है बात करें हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर क्लियर है, अच्छे से कंसेप्ट पकड़ है, तो उसको मतलब उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो भी मेडिकल सर्जिकल वाले पोर्शन है उसको हम अच्छे प्रकार से डील कर पाएंगे। सेकंड जो है बेसिक नर्सिंग स्किल। बेसिक नर्सिंग स्किल से क्या तात्पर्य है, मान के चलिए वाइटल सुने होंगे, वाइटल साइन मतलब बीपी, टेम्परेचर, रिस्पिरेशन रेट और क्या, बिल्कुल क्या, हाँ, पल्स रेट। तो ये जितने भी वाइटल साइंस है, वाइटल साइंस के बारे में एटलीस्ट हमें तो पता होनी चाहिए।
अगर वाइटल साइंस के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो भैया मेडिकल सर्जिकल को डील करना बहुत ही टफ पड़ सकता है। तो बेसिक नर्सिंग स्किल, बेसिक नर्सिंग स्किल क्या होना चाहिए? वाइटल साइन। वाइटल साइन के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। वाइटल साइन के बारे में जानकारी होना चाहिए। बीपी, पल्स, रिस्पिरेशन रेट एंड पल्स रेट, इसके बारे में एटलीस्ट हमें पता तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो है बेसिक नर्सिंग स्किल में जो है हमें पेशेंट की पोजीशनिंग के बारे में चर्चा होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में पेशेंट को हम कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो नेक्स्ट इज पोजीशनिंग। तो एक ही रूल याद रखिएगा, एक ही रूल याद रखिएगा कि जब तक जो है हमें नॉर्मल पता नहीं होगा तब तक हम एबनॉर्मल की पता या एबनॉर्मल के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो है अपन एबनॉर्मल ही सोचते हैं। तो एबनॉर्मल से पहले अपन को नॉर्मल पता होना चाहिए, और नॉर्मल के लिए जो है हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और बात करें बेसिक नर्सिंग स्किल पे, अच्छा बेसिक नर्सिंग स्किल जो है वाइटल साइन, पोजिशनिंग जो है आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मान के चलिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अगर आप वाइटल साइन और पोजिशनिंग के बारे में अच्छे प्रकार से पकड़ है तो मुझे लग रहा है कि आपकी फाउंडेशन लेवल तैयार है नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट बात करें सेकंड जो है फर्स्ट फाउंडेशन लेवल, सेकंड इज सिस्टम वाइज हमें पढ़ाई होनी चाहिए। सिस्टम वाइज जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रीनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये तमाम प्रकार की जो सिस्टम है इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार जो है ऐसा नहीं है कि एक बार हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छे प्रकार से डील किए नहीं, दूसरे सिस्टम पर हम चले गए, दूसरे पर नहीं किए तीसरे पर चले गए। नहीं, हमें जो है ध्यान दीजिए, जो भी सिस्टम को पढ़ना है वह तरीके से पढ़ना है और पूरे कंप्लीट पढ़ना है। उसकी जो भी एनाटॉमिकल पोर्शन है, फिजियोलॉजिकल पोर्शन है, देन उसकी मेडिकल सर्जिकल वाले पोर्शन है, एक एक करके सिस्टम वाइज जो है हमें डील करना है। एक बात याद रखना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को जब हम डील करेंगे तो हमें एक फॉर्मेट में हमें डील करनी चाहिए। फॉर्मेट में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो है एक फॉर्मेट में डील करना चाहिए। फॉर्मेट में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज डिफिनेशन, सेकेंड इज कॉजेज या इटियोलॉजी, थर्ड इज पैथोफिजियोलॉजी, देखिए मैं एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रिगार्डिंग, लेकिन यही तरीका जो है नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अदर सब्जेक्ट पे भी आपको अप्लाई करनी है। अब बात करें पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के बाद साइन सिम्टम्स, इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके बाद करें मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, इसके बाद करें नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके बाद बात करें कॉम्प्लिकेशन। तो ये तमाम प्रकार की जो पॉइंट है सभी मेडिकल सर्जिकल वाले जितने भी डिजीज है सभी को इसी फॉर्मेट में पढ़ना है। सभी का डेफिनेशन, सभी का कॉजेज, सभी का पैथोफिजियोलॉजी, सभी का साइन सिम्टम, सभी का डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन, इसके बारे में हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है सेकेंड पॉइंट था क्या, सिस्टम वाइज हमें या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमें पढ़ना चाहिए जितने भी सिस्टम है। नेक्स्ट बात करें, थर्ड जो बात करें दैट इज नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस को हमें दिमाग में लेकर चलना है। नर्सिंग प्रोसेस में जो है हमें क्या क्या असेसमेंट, इसके बाद
डायग्नोसिस, इसके बाद प्लानिंग, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और इसके बाद इवॉल्वेशन। शॉर्ट में बात करें तो ADPIE, ये रूल को हमें फॉलो करके चलना है। यह क्या है? असेसमेंट है, असेसमेंट, ये क्या है? डायग्नोसिस। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझेंगे। इसके बाद यह है प्लानिंग, यह है इम्प्लीमेंटेशन, और ये क्या है? इवॉल्वेशन। चलिए इसको हम जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलिए कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले पेशेंट है, MI वाले पेशेंट है, और वह पेशेंट जो है कंप्लेन कर रहा है क्या? चेस्ट पेन की। ध्यान दीजिए, चेस्ट पेन की। तो आपने असेसमेंट क्या किया? सर असेसमेंट मैंने क्या? चेस्ट पेन। आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहने वाली है? बिल्कुल MI की कंडीशन में जो है एक्यूट चेस्ट पेन होती है, तो डायग्नोसिस रहने वाली है आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट चेस्ट पेन। अब बात करें सर आपकी प्लानिंग क्या रहने वाली है? तो प्लानिंग ऑब्वियस बात है, पेन हो रही है तो पेन को क्या करना? रिड्यूस करना, कम करना। तो पेन को रिड्यूस करना, रिड्यूस करना। बात करें सर इसके लिए हम क्या देंगे? तो इसके लिए जो है पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि MI की कंडीशन में ब्लॉकेज कंप्लीट हो गया है, और ब्लॉकेज कंप्लीट होने के कारण से मायोकार्डियल वाले लेयर को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी उस कंडीशन में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन के कंडीशन में जो है किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसी लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन के कारण से पेशेंट के जो पेन होगा वह किस टाइप का होगा? एक्यूट टाइप का होगा। तो कुल मिला के यह एनारोबिक किसके एब्सेंस के कारण से हुआ था? O2 की मतलब एब्सेंस के कारण से। तो पेशेंट को जो है हम क्या दिए? ऑक्सीजन दिए, प्लस साथ में जो डॉक्टर साहब जो है हमें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए पेशेंट को, वह मेडिकेशन दिए। तो दो चीज दिए, क्या? ऑक्सीजन और मेडिकेशन। तो इम्प्लीमेंट कर लिए, और देन जो है हम इवॉल्वेशन किए, और इवॉल्वेशन में हमें क्या होना चाहिए? पेशेंट की जो चेस्ट पेन था वह क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो डिक्रीज चेस्ट पेन, डिक्रीज चेस्ट पेन ऑफ पेशेंट। तो इस ये जो है तरीका आपके पास होना चाहिए कोई भी सिचुएशन को डील करने के लिए। हमें नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या? ADPIE से हमें याद रखना है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवॉल्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप बात करें थर्ड के बाद जो है फोर्थ, दैट इज क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन से क्या तात्पर्य है हम इस बात को समझेंगे। तो चलिए पहले फोर्थ मेंशन करते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन, मान के चलिए थ्योरी पे आपको बहुत अच्छे कमांड है, थ्योरी को आप बहुत अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में उस थ्योरी का अप्लाई जो है रियल पेशेंट सिचुएशन पर नहीं करेंगे। क्या मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि थ्योरी का अप्लाई होना चाहिए? थ्योरी कहाँ अप्लाई होना चाहिए? रियल पेशेंट सिचुएशन पे। रियल पेशेंट सिचुएशन पे जो है उस थ्योरी का आप अप्लाई कीजिए। मान के चलिए आपके पास बुक की जो नॉलेज है एक्चुअल में क्लिनिकल प्रैक्टिस पे आप अप्लाई कीजिए। मतलब बुक नॉलेज जो है उसको क्या करें? एक्चुअल पेशेंट प्रॉब्लम पे हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे।
इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्लिनिकल कोरिलेशन जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक्चुअल पेशेंट प्रॉब्लम पे क्या करना है, अप्लाई करना है। और नेक्स्ट जो है, पेशेंट की कंडीशन देखते हुए, पेशेंट की कंडीशन देखते हुए नर्सिंग ऑफिसर जो है वह क्या प्रायोरिटी वाइज एक्शन लेने वाली है, मतलब प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। मान के चलिए एक पेशेंट जो है वह इमरजेंसी में एडमिट हुआ। मान के चलिए इसका एज जो है 55 ईयर था। 55 ईयर का एक मेल पेशेंट जो है वह इमरजेंसी में एडमिट हुआ। अब उसका जो कंप्लेन था वह कंप्लेन था चेस्ट पेन। चलिए मैं कंप्लेन को लिखता हूं यहाँ पे। कंप्लेन जो था वह था चेस्ट पेन, रेस्टलेसनेस, एंड बात करें स्वेटिंग। चलिए इसमें मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक नर्सिंग ऑफिसर को प्रायोरिटी बेस पर क्या करना चाहिए। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि इस कंडीशन में कौन सा वाइटल साइन इंपॉर्टेंट है, विच वाइटल साइन इंपॉर्टेंट। मतलब पेशेंट की कंडीशन दिखे और कंडीशन देखते ही जो है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हमारी क्या होनी चाहिए और इस कंडीशन में क्या वाइटल साइन इंपॉर्टेंट है, यह तमाम प्रकार की क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो कुल मिला के आपने दिखा कि जो भी हमारी थ्योरी नॉलेज है, थ्योरी नॉलेज की कंडीशन में जो है थ्योरी भले ही हमारे पास है, लेकिन जब तक हम उसे एक्चुअल पेशेंट प्रॉब्लम पे अप्लाई नहीं करेंगे, एक्चुअल जो है पेशेंट की कंडीशन पे अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक जो है हम प्रायोरिटी वाइज जो क्वेश्चन है उसको हम मतलब प्रायोरिटी वाइज जो क्वेश्चन है उसको डील नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जांपल हमसे समझते हैं। मान के चलिए एक शौक वाले पेशेंट आपके पास आया। तो इस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। मैंने क्या बताया, पेशेंट को क्या है, शौक है। इस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला आप प्रयोग करेंगे, तो वह फॉर्मूला जो होता है ABC। यहां पर ABC का क्या तात्पर्य है, आप सभी जानते होंगे। ए का मतलब है एयरवे, बी का मतलब है ब्रीदिंग, सी का मतलब है सर्कुलेशन। ये 3 पॉइंट मैं यहां पर मेंशन किया हूं। सर 3 पॉइंट में मान के चलिए कोई सीवियर शॉक वाले पेशेंट आया, तो सबसे पहला प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जो होगा उस पेशेंट का हमें एयरवे को क्या करना है, असिस्ट करना है। सेकंड जो है उसकी ब्रीदिंग को चेक करना है और देन जो है थर्ड सर्कुलेशन को चेक करना है। लेकिन इसी जगह जो है एक पेशेंट आ गया ट्रॉमा वाले, तो क्या सर इस कंडीशन में भी क्या हम इसी फार्मूला को हम उपयोग कर ले, नहीं। इस कंडीशन में जो है वह फार्मूला चेंज हो जाएगी और अब जो आ गई कैब फार्मूला, क्योंकि ट्रॉमा की कंडीशन में जो है ब्लीडिंग की चांसेस ज़्यादा होती है और ब्लीडिंग के कंडीशन में जो है हमें जो है सबसे पहले किस पे ध्यान देना चाहिए, सर्कुलेशन पे, देन एयरवे पे और देन ब्रीदिंग पे। इसका मतलब यह है कि भले ही आपके पास थ्योरी का नॉलेज है, लेकिन जब तक जो है आप पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज सोचना नहीं शुरुआत करेंगे, तब तक जो है क्लिनिकल सिनेरियो वाले जो क्वेश्चन आएगा, प्रायोरिटी वाइज जो क्वेश्चन आएगा, आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। सर यह कैसे होगा, तो आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी टॉपिक्स कंप्लीट होगी,
वैसे वैसे जो है आपकी क्वेश्चन करवाया जाएगा, और उस क्वेश्चन में जो है प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, और वह क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा एक एक करके बहुत अच्छे प्रकार से चर्चाएं किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले जो है क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ध्यान दीजिए, सॉरी, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होता है। स्किल बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो है नॉर्सेट में काफी ज्यादा होती है। क्या होता है? प्रोसीजर से रिलेटेड। मान के चलिए किसी पेशेंट को आप कैनुलेशन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं क्लीन करना चाहूंगा। मान के चलिए किसी पेशेंट को आप कैनुलेशन करेंगे, एनजी ट्यूब इंसर्शन करेंगे, कैथराइजेशन करेंगे, वुंड ड्रेसिंग करेंगे। तो इस कंडीशन में जो है हमें किस किस बातों का ध्यान रखना जरूरत है, क्योंकि स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो है वह आजकल नॉर्सेट के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही बात बोला हूँ कि जो मैं तरीका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वही तरीका जो है नॉर्सेट की जितने भी सब्जेक्ट है उसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। तो ये फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। बात करें फिफ्थ में जो है नर्सिंग स्किल ट्रेनिंग। नर्सिंग स्किल ट्रेनिंग, सर इसका क्या बात है? तो स्किल बेस्ड क्वेश्चन आजकल जो है काफ़ी एग्जाम में आता है। तो बात करें इसमें जो है आप कैनुलेशन करेंगे, मान के चलिए कैनुलेशन, मान के चलिए कैथराइजेशन करेंगे, मान के चलिए आप एनजी ट्यूब इंसर्शन करेंगे। ये सब क्या है? प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर में जो है हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो है वह आती है आजकल नॉर्सेट एग्जाम में। तो एनजी ट्यूब इंसर्शन। बात करें फोर्थ, वुंड ड्रेसिंग। तो ये तमाम प्रकार की जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला बात जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका पर्पस क्या है, पर्पस। सेकंड जो है इंडिकेशन क्या है, हमें कब जरूरत हो रही है। नेक्स्ट चीज कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब है, हमें कब इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इस कंडीशन में जो है यह प्रोसीजर को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट इज, बात वही है बिल्कुल, क्या जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं उसकी स्टेप, तो स्टेप ऑफ प्रोसीजर, स्टेप ऑफ प्रोसीजर। और नेक्स्ट जो है क्या? कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन। याद रखिएगा स्किल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब भी हम स्किल बेस्ड क्वेश्चन में जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो उस प्रोसीजर में जो है ये हमें तमाम प्रकार की जो पॉइंट है वो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आप सभी को बताया था, क्या फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल में क्या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पे अच्छे प्रकार से पकड़ होनी चाहिए। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पढ़ने के लिए हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर अच्छे प्रकार से पकड़ होनी चाहिए। और जब तक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर हमें पकड़ नहीं है, मतलब हमें नॉर्मल चीज़ें पता नहीं है, तब तक हम मेडिकल सर्जिकल की जो एबनॉर्मल बातें हैं उसको हम अच्छे प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। साथ साथ जो है बेसिक नर्सिंग जो है, जो भी वाइटल साइन हुआ, पोजिशनिंग हुआ, इसके बारे में जो है हमें जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये फाउंडेशन लेवल की बात हुई जो बिगनर्स है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं नॉर्सेट एग्जाम के लिए। सेकंड पॉइंट पे मैंने फोकस किया, क्या? सिस्टम वाइज जितने भी सिस्टम हैं उसको एक तरीके से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक सिस्टम कंप्लीट नहीं किया और उसको हम छोड़ छाड़ के क्योंकि हमें टफ लगने लगा दूसरे सिस्टम पर भागे, तो भागेंगे कब तक? नॉर्सेट एग्जाम भागने वाले को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसके बाद जितने भी सिस्टम है सबको हम एक फॉर्मेट में पढ़े। फॉर्मेट में क्या तात्पर्य है कि सभी का जितने भी सिस्टम है, जितने भी डिजीज है, उसमें सभी का डिफिनेशन, कॉजेज या एटियोलॉजी, इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, साइन या सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और देन कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट बात करें नर्सिंग प्रोसेस।
नर्सिंग प्रोसेस को हमें ध्यान में लेके चलना है, क्योंकि नॉर्सेट का कोई भी क्वेश्चन अगर हम डील करते हैं तो उस कंडीशन में जो है हमें बात करें नर्सिंग पोर्शन का जो भी क्वेश्चन डील करते हैं तो हमें नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करना आना चाहिए। मान के चलिए एक एग्जांपल मैंने दिया था क्या, बिल्कुल असिस्मेंट में मैंने एक लिया था क्या, चेस्ट पेन या एमआई वाले पेशेंट को जो है चेस्ट पेन हुआ था। डायग्नोसिस क्या निकला था, एक्यूट चेस्ट पेन। प्लानिंग क्या हुआ था भैया, उस चेस्ट पेन को रिड्यूस करना। इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या था आपने, बिल्कुल ऑक्सीजन दिया था। मैंने बताया भी था कि लैक्टिक एसिड के कारण से काफ़ी एक्यूट चेस्ट पेन हो रही है, तो मतलब आपने ऑक्सीजन दिया था और मेडिकेशन जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन किया था। और देन जो है हम इवोल्यूशन किया और इवोल्यूशन में हमें पता चला कि पेशेंट का पेन जो है रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। ये तमाम प्रकार की जो है नर्सिंग प्रोसेस की बात थी। अब बात करें क्लिनिकल कोरिलेशन, तो थ्योरी तक हमें सीमित नहीं रहना है, उस थ्योरी की जो एक्चुअल है हमें अप्लाई भी करना है पेशेंट की रियल सिचुएशन पे। पेशेंट की रियल सिचुएशन पे हमें अप्लाई करना है। इससे हमें क्या निकलेगा, प्रायोरिटी वाइज जो क्वेश्चन है वो हम अच्छे प्रकार से डील कर पाएंगे। अब स्किल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आजकल मतलब ट्रेंडिंग में है नॉर्सेट के एग्जाम में। तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जितनी भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर की जो है हमें कुछ कुछ पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। क्या पर्पस क्या है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब हम इसको नहीं दे सकते हैं। इसके बाद बात करें जो स्टेप है प्रोसीजर की वह क्या है और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। ये तमाम प्रकार की पॉइंट जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट में देखिए, आप भले ही इतना भी थ्योरी पढ़ ले, लेकिन एक बात याद रखेगा, अगर एक्चुअल में आपको सिलेक्शंस लेना है तो चाहे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ही केवल बात नहीं कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट्स पूरे जितने भी नॉर्सेट की सब्जेक्ट है सभी के लिए बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में आप हीरे हैं, लेकिन हीरे में निखार तभी आती है जब वह घिसता है। मान के चलिए आपके पास थ्योरी की नॉलेज है, जब तक आप उस थ्योरी को घिसेंगे नहीं तब तक एक्चुअल नॉर्सेट का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू जो है आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा, जब आप इनिशियल फेज में आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हो सकता है गलत हो जाए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने बताया था मिस्टेक बुक हमें बनानी है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ ज़रूरत क्यों है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मान के चलिए किसी योद्धा को किसी युद्ध मैदान में क्या करना है, युद्ध करना है, तो तीर धनुष से युद्ध करना है। अगर उसको लक्ष्य को भेदना है तो तीर धनुष अच्छे से चलानी आनी चाहिए। तो थ्योरी में नॉलेज को क्या है, तीर और धनुष। तीर धनुष के बारे में वह जानता है, लेकिन एक्चुअल में चलाना कैसे है तो वह किससे आया, प्रैक्टिस से। जब तक वह प्रैक्टिस नहीं करेगा तीर धनुष चलाने की तब तक वह अपने जो लक्ष्य है उसको भेद नहीं सकता है। इसी प्रकार से आपके पास भले ही थ्योरी का नॉलेज है, लेकिन जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है, क्योंकि याद रखिएगा नॉर्सेट के एग्जाम में आने वाला है एमसीक्यू, वहाँ पे थ्योरी नहीं आने वाला है। थ्योरी को अप्लाई करना आना चाहिए। और यह अप्लाई कब, बिल्कुल मैंने 2-3 पॉइंट बताया उसमें, और साथ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना जल्दी जो है आप नॉर्सेट एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे लग रहा है ये तमाम प्रकार की जो मैंने आपको पॉइंट बताया वह अच्छे प्रकार से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।